गुड मॉर्निंग। मैं सेल्फ डॉक्टर शुभम सिंह एंड ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं उन पेशेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कोविड के मॉडरेट और सीवियर मैनिफेस्टेशन से होकर के रिकवर कर चुके हैं एंड इसी दरमियान उन्होंने अपना सीटी स्कैन करवाया था जिसमें उन्हें एक फाइंडिंग मिली थी फाइब्रोसिस। अब इस फाइब्रोसिस को लेकर के उन्हें कितना बेफिक्र होना चाहिए या कितना डरना चाहिए, इसके साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करें, इसको मैनेज कैसे करें और इसके एडवांस ट्रीटमेंट को लेकर के दुनिया भर के जर्नल्स अभी क्या कर रहे हैं। So let's talk about this step by step. So post COVID lung fibrosis, इतना मैं बता दूं कि ये एक बड़ा थ्रेट है इस समय में। कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल लंग इनॉकुलेशन, लंग इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है। वायरल निमोनिया के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, ARDS के केसेस भी हैं। सो ऑफ कोर्स ये फाइब्रोसिस के केसेस एज कम्पेयर टू पिछले साल ज़्यादा हैं। पिछले डेटा की हम अगर बात करें तो 15% केसेस थे पिछली बार जो पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस में जाते थे। अब ये 15% केस सुनने में हमें एक लेस एंटिटी लगती है, बट अगर हम स्टैट्स देखें तो ये 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है जो थ्रेट में है पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस के लिए। एंड ये तब जब पिछले साल इतना हैवी इनॉकुलेशंस नहीं थे लंग्स में। ऑफ कोर्स ये नंबर्स आने वाले टाइम में, आने वाले महीनों में बढ़ेंगे। सो इसे हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। पोस्ट अब कोविड एक 14 दिन की बीमारी या 20 दिन की बीमारी नहीं रही है। ये ऑफ कोर्स एक लेट मैनिफेस्टेशंस दे सकती है जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। सो विदाउट एनी अडू हम इसके नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं कि फाइब्रोसिस बनती कैसे है। बेसिकली जो भी आपका वायरस होता है वो कोविड का, वो एक एपिथेलियम को डैमेज करता है लंग्स की। उस एपिथेलियम को डैमेज करने के बाद वहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन होता है, एक हैवी इन्फ्लेमेशन वहाँ पे चालू होता है। इस इन्फ्लेमेशन से वहाँ पे एक्सुडेशन, एक फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है एयर सैक्स में हमारे। ये इसको हम एक्सुडेटिव फेज कहते हैं। अब ये एक्सुडेटिव फेज हमारे अदर मैक्रोफेजेस या फिर फाइब्रोब्लास्ट और मायोफाइब्रोब्लास्ट नाम के एलिमेंट से ऑर्गेनाइज होने लगता है और प्रोलिफरेट करने लगता है। अगर हमने एक्सुडेशन और प्रोलिफरेटिव फेज में इसको रिसीड कर लिया तो ठीक है, बट अगर इन्फ्लेमेशन कंटिन्यू रही और लॉन्ग टर्म रही तो ये एक्सुडेशन से प्रोलिफरेटिव में जाता है और प्रोलिफरेटिव से फाइब्रोसिस में जाता है। यानी बेसिक एक जो लंग का स्ट्रक्चर है स्पॉन्जीनेस का, वो कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रोसिस में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। जितना ज्यादा ड्यूरेशन उतना ज्यादा फाइब्रोसिस के चांसेस। सो ये फाइब्रोसिस कुछ इस तरह से डेवलप करता है। अब जो फाइब्रोसिस कोविड में डेवलप होती है विद गॉड ग्रेस, एक अच्छी बात होती है उसकी कि उसका नेचर होता है रिजॉल्व करने का। अबाउट 64% केसेस में ये 4 वीक्स में रिजॉल्व कर जाना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि ये हर केस में रिजॉल्व करे। किसी भी फाइब्रोसिस के 3 पाथवे होते हैं जो इसमें वो लीड कर सकता है। एक या तो वो रिग्रेस कर जाए, एक या तो वो उतना ही रहे, या फिर एक वो प्रोग्रेस कर जाए। कोविड में रिग्रेसिव एटीट्यूड ज्यादा देखा गया है फाइब्रोसिस का, जो कि एक अच्छी बात है। 64% में जैसे मैंने कहा कि ये रिग्रेस कर जाता है, बट ये अगर सीवियर रहा या फिर आपकी आईसीयू स्टेज ज्यादा है या फिर आप स्मोकर्स हैं और भी दुनिया भर के रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो ये स्टेशनरी और प्रोग्रेसिव वे में हो सकता है जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सो आपको बिल्कुल इसके लिए सजग रहना है, इसको जानना है ऑफ कोर्स कि इसको हम कैसे प्रिवेंट करें, कैसे सही टाइम पे डायग्नोस करें, कैसे इन्वेस्टिगेट करें और कितना फॉलोअप में रहें। सो वो कौन सी पॉपुलेशन है जिसमें पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो एक रिस्क फैक्टर कैटेगरी में आते हैं। ये कौन सी पॉपुलेशन है? सो सबसे पहले तो ओल्ड एज। एज के साथ जो हमारी इलास्टिक रिकॉइल कैपेसिटी होती है लंग्स की, जो एक जनरल नेचर होता है हेल्थ का, जो लंग्स के टिश्यूज हैं उनका, वो डिक्रीमेंटल फेज में होता है। तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा प्रोन है कि उनको पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है स्मोकर्स। इजिप्शियन न्यूक्लियर इमेजिंग ने एक पेपर पब्लिश किया था जिनमें उन्होंने ये चीज़ मेंशन की थी कि 1.4% केसेस जो हैं स्मोकिंग में वो बढ़ जाते हैं पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस के, और 2.4% चांसेस ज़्यादा होते हैं उनके हॉस्पिटल में एडमिट होने के। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइटोकाइन स्टॉर्म। अगर आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे में कोई एक ऐसा फेज आया जिसमें आपके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जैसे सी रेक्टिव प्रोटीन, सीरम एलडीएच, डी डाइमर्स, इंटरल्यूकिन 6, ये डबल फोल्ड, ट्रिपल फोल्ड और आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ता गया, इस तरीके से ये बढ़े, तो ऑफ कोर्स आप एक हैवी इन्फ्लेमेशन फेज में थे उस टाइम। एंड ये जो इन्फ्लेमेशन है एक डैमेज कॉज करता है फाइब्रोसिस को, जो कि वो एक प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस में बाद में लीड कर सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस का। फोर्थ अगर हम बात करें तो विली, जिसे हम वेंटिलेटर इंड्यूस्ड लंग इंजरी कहते हैं या फिर वेंटिलेटर एसोसिएटेड लंग इंजरी। ये बेसिकली उन पेशेंट्स में होता है जो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स पे थे। इनके जो प्रेशर और वॉल्यूम
जो एडजस्टमेंट होते हैं वेंटिलेटर्स में, उनकी माल एडजस्टमेंट की वजह से या फिर उनके एक गलत एडजस्टमेंट नोशंस की वजह से जिनको लंग इंजरी हो जाती है, तो उनको हम विरी या फिर वैली कहते हैं। इनमें भी पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस देखी गई है। इसी के साथ साथ एक सेम इजिप्शियन न्यूक्लियर इमेजिंग ने एक और स्टडी की थी सीटी सीवैटी स्कोरिंग के बेसिस पे। सीटी सीवैटी स्कोरिंग उन्होंने ये बोला कि अगर जिन पेशेंट्स में 17 से ज़्यादा थी, उनमें ये चांसेस ज़्यादा थे पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस के इंड्यूस होने में, और जिन पेशेंट में 17 से कम थी उनमें भी चांसेस थे, बट यूजुअली कम थे। सो सीटी सीवैटी स्कोरिंग पे भी हम ये देख सकते हैं कि पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस के लिए कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स पॉपुलेशन है। सबसे लास्ट में एक एनसीबीआई ने एक बहुत अच्छी स्टडी की, जिन्होंने ये देखा कि जो कोर्स ऑफ स्टे है हॉस्पिटल का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आपका पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस बनने के चांसेस को लेकर के। तो उन्होंने ये देखा कि जिनका कोर्स ऑफ स्टे 1 वीक से कम था, उनमें केवल 4% ऐसे केसेस थे जिनमें लंग फाइब्रोसिस बाद में बनी। जिनका 1 to 3 वीक्स तक कोर्स ऑफ हॉस्पिटल स्टे था, उनमें 24% बनी, और 61% उन पेशेंट्स में बनी जिनका 3 वीक से ज़्यादा हॉस्पिटल में स्टे था। सो एक ये एनसीबीआई ने काफ़ी अच्छी स्टडी की, जिसके बेसिस पे हम ड्यूरेशन ऑफ स्टे के बेसिस पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना खतरा है पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस बनने का। सो आफ्टर डिस्कसिंग द रिस्क फैक्टर, लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स। हमें कैसे पता चलेगा कि हम पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस की तरफ डिक्लाइन कर रहे हैं। सो क्योंकि आप रिकवर कर चुके हुए पेशेंट होते हो, तो आप में फीवर जरूरी नहीं है कि आप में फीवर उस टाइम तक परसिस्ट रहे। आप में एक फटीग रहेगा, आप थके हुए हमेशा रहोगे, एक चेस्ट हेवीनेस आपको हमेशा महसूस होगी, वो सेंट्रल हो सकती है, और उसी के साथ साथ आपको एक प्रोग्रेसिव डिस्निया होगा। जो आपकी सांस लेने में दिक्कत है वो धीरे धीरे करके बढ़ ही रही होगी, वो रिजॉल्व नहीं हो रही होगी। चौथी आपकी चीज है मिनिमल एक्सर्शनल डिस्निया, जिसे हम कहते हैं। कोविड में हमें एक्सर्शनल डिस्निया हो सकता है निमोनिया के फेस में, जब हम कुछ भारी काम करें, कुछ समय तक भारी काम करें तो हमारी सांस होने लगे। बट जो लंग फाइब्रोसिस के केसेस होते हैं उनमें मिनिमल एक्सर्शनल डिस्निया हमने देखा है कि वो कोई छोटा सा भी काम करें तभी भी उनको एक एक्सर्शनल डिस्निया, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। आपको फीवर, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको फीवर, ये सही चीजें हों। इसके अलावा आपकी वॉकिंग एफिशिएंसी कम हो जाए, जिसको हम 6 मिनट वॉक टेस्ट कहते हैं। सो हम इसके इन्वेस्टिगेशन फेज में भी अब बात करना चालू कर देते हैं। सो 6 मिनट वॉक टेस्ट एक इन्वेस्टिगेशन फेज का पहला मतलब मार्कर है, जिसमें आप ये पता कर सकते हो कि आप पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस की तरफ इंटरवीन कर रहे हो। 6 मिनट वॉक टेस्ट बेसिकली एक एंटिटी है जिसमें आप SpO2 मॉनिटर अपने हाथ में लगाते हो चलने से पहले। आप 6 मिनट की वॉक टेस्ट लेते हो एक रेगुलर स्पीड पे, एंड आप पोस्ट वॉक अपना SpO2 चेक करते हो। तो अगर ये प्री वॉक और पोस्ट वॉक SpO2 मॉनिटरिंग में 4% का SpO2 डिफ्लेक्शन आ जाए, सो एक ये सिग्निफिकेंट 6 वॉक टेस्ट होता है, जिसमें आपको ये खतरा हो सकता है कि आप एक मरीज बन चुके हो पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस का और आपको फॉलो की जरूरत है। तो ये 6 मिनट वॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको घर बैठे ये चेक करने के लिए कि आप कहीं पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस में तो नहीं जा रहे हो। सेकंड है हमारा DLCO। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का एक डिफ्यूजन टेस्ट होता है, जो आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, उसका कितना परसेंटेज आपकी स्ट्रीम्स में एब्जॉर्ब हो रहा है, आपकी ब्लड की स्ट्रीम्स में एब्जॉर्ब हो रहा है, ये उसको बताता है। तीसरा हमारा जो टेस्ट होता है वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री से हम पता कर सकते हैं कि हमारा कैपेसिटी लंग्स की कितनी डिक्रीमेंटल वे में बढ़ रही है। आप रिपीट HRCT भी करा सकते हो। जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में कहा था कि HRCT के जो टाइमिंग है वो आइडियली 3rd to 5th डे ऑफ एक्टिव डिजीज में होता है, जब आपको कोविड हो रखा होता है, ताकि आपकी लंग्स की फाइंडिंग मिल सके। उसके बाद आप 3 वीक के बाद उसे रिपीट कराते हो। ये जो 3 वीक के बाद रिपीटिशन है, ये पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस को देखने के लिए है। तो एक बेस्ट मोडालिटी ये भी है कि आपने HRCT 3 वीक के बाद कराई और देखा कि आपका जो पिछला निमोनिया में जितना फाइब्रोसिस था और अब के निमोनिया में जितना फाइब्रोसिस है, उसमें क्या बेटर हुआ है या फिर वो वर्स हुआ है। सो ये इन्वेस्टिगेशंस इंपॉर्टेंट है जिस पे हमें ध्यान देना है अगर हमें पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो। So after talking about the signs, symptoms and investigations, let's jump on to the management finally, कि हम पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। सो एक बड़ा ही नेग्लेक्टेड बट इंपॉर्टेंट फैक्टर है गुड न्यूट्रिशन। आपकी रिकवरी के बाद आपको एक हेल्दी डाइट की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप ऐसे इनएविटेबल चीज़ों को टाल सकें। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है ऑक्सीजन सपोर्ट। कुछ ओल्ड एज जो पेशेंट्स हैं या फिर इंटेंसिवली जिनका लंग डैमेज है, उनको पोस्ट रिकवरी कुछ समय के लिए एक लो फ्लो ऑक्सीजन का सपोर्ट देना सही रहेगा, जिससे उनकी उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है उनके इंप्रूवमेंट के लिए, हाँ, बट एक डिक्रीमेंटल पाथवे से उसको ज़रूर बचाएगा। थर्ड इज एक्टिव लंग फिजियोथेरेपी। ये एक मोड ऑफ रिकवरी को हेल्दी रखेगा, एक ईजियर मोड पे डालेगा पेशेंट को। फोर्थ इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स।
इडियोपैथिक लंग फाइब्रोसिस में भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड की लो डोज 4 to 12 वीक्स तक दी जाती है कुछ केसेस में, जिससे एक मोड ऑफ रिकवरी बेहतर होती है इन पेशेंट्स में। एंड जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे मैं एक्सटेंसिवली थोड़ी सी बात करना चाहूँगा वो है एंटी फाइब्रोटिक थेरेपी। एंटी फाइब्रोटिक थेरेपी राइट नाउ कैन बी अ गेम चेंजर। इसको हमें कब इंक्लूड करना है, इनमें कौन सी दवाइयाँ आती हैं, इसका रोल ऑफ एक्शन क्या है, और दुनिया भर के जर्नल्स इससे किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, इसको एक ब्रीफ में बात करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि फाइब्रोसिस एक रियल थ्रेट बन सकता है आने वाले, जो खासकर इस टाइम जो रिकवर्ड पेशेंट हैं इस सेकेंड वेव के बाद, वो 3 से 4 महीने बाद ये एक्सटेंसिव कंप्लेन ले आ सकते हैं, वो उनको ये मैनिफेस्टेशन आ सकता है फाइब्रोसिस का। सो इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते कि हाँ हम सही तरीके से अभी पूरी तरीके से सेफ हैं फाइब्रोसिस से, और एंटी फाइब्रोटिक का एक हैवी रोल हो सकता है इसको प्रिवेंट केवल ना करने में बल्कि इसको ट्रीट भी करने में। सो एंटी फाइब्रोटिक, क्या हमें वेट करना चाहिए कि हमारे लंग्स में फाइब्रोसिस डेवलप हो जाए उसके बाद हम एंटी फाइब्रोटिक्स दें? मेरे ख्याल से नहीं। एक बहुत ही अच्छा पेपर मैं पढ़ रहा था फ्लोरेंस इटली का, उन्होंने इस बात को कोट किया कि जो एक्सुडेटिव और प्रोलिफरेटिव फेज है उसके बीच में एक स्वीट टाइमिंग है जहां पर हम ऐसे रिस्क फैक्टर पेशेंट्स जो फाइब्रोसिस की तरफ लीड कर रहे हो उनको हम पहले ही फाइब्रोसिस से बचा सकते हैं, इस कॉम्प्लिकेशन से हम पहले ही बचा सकते हैं परफेनिडोन और निंटेनिडिप को यूज करके। सो इसकी एप्लीकेबिलिटी उन्होंने एक स्टडी की, उन्होंने उसको एनालाइज किया इटली में और उन्होंने इसके बहुत बेहतर रिजल्ट्स देखे। अगर मैं बात करूँ इजिप्शियन जर्नल ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड इमेजिंग की, तो उन्होंने एग्जैक्टली मैं कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने लिटरेचर में ये बोला कि नाउ द लिटरेचर सपोर्ट्स द यूज ऑफ एंटी-फाइब्रोटिक बाय द फर्स्ट वीक ऑफ ARDS onset to prevent the consequence such as lung fibrosis. So एंटी-फाइब्रोटिक का एक अच्छा रोल है और ये केवल लंग फाइब्रोसिस बनने के बाद ही नहीं, हम इन बिटवीन थेरेपी भी यूज कर सकते हैं जो ऐसे रिस्क पेशेंट्स हैं जिनमें फाइब्रोसिस डेवलप होने वाली है। इसी के साथ साथ NCBI ने ये भी एक रिसर्च की और उसमें उन्होंने ये कोट किया कि परफेनिडोन exerts the anti-fibrotic, anti-oxidative and anti-inflammatory effect. Pirfenidone could attenuate the ARDS-induced lung injury and it reduces the LPS-induced active lung injury and subsequent fibrosis. So Pirfenidone, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये केवल एक एंटी-फाइब्रोटिक के तरीके से नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता, ये एक एंटी-ऑक्सीडेटिव और एंटी आपका इन्फ्लेमेटरी भी है, तो इसके एड ऑन फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से इसको यूज करना बुरा नहीं होगा इस समय। इसी के साथ साथ मैं लैंसेट के रेस्पिरेटरी मॉड्यूल के जर्नल को भी कोट करना चाहूँगा जिन्होंने परफेनिडोन और निंटेनिडिप की एफिकेसी को लेकर के कोट किया है इन कॉम्बैटिंग द कोविड एसोसिएटेड लंग फाइब्रोसिस। उन्होंने ये कहा था कि द बर्डन ऑफ फाइब्रोटिक लंग डिजीज फॉलोइंग द SARS-CoV-2 इन्फेक्शन इज हाई, खासकर ये सेकेंड वेव में तो और भी हाई है। देयर इज थेरेप्यूटिक रैशनल for the use of licensed anti-fibrotic therapy in acute cases of IPF, including those triggered by the viral infection. Available anti-fibrotic therapy might have a role in attenuating the pro-fibrotic pathway of SARS-CoV-2 infection. So Lancet ने भी ये कोट किया है कि anti-fibrotic एक गेम चेंजर हो सकता है। एक कंपनी है Amylin करके, उन्होंने तो परफिनेक्स जो परफिनिडोन है उसका एक नेबुलाइजेशन वर्जन भी वो कर रहे हैं, अभी वो फेज 2 से फेज 3 में जा चुके हैं। उन्होंने भी 94 पेशेंट्स की एक स्टडी की और उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स उन्होंने देखे हैं। उन्होंने भी अपने साइट से ये सजेस्ट किया है कि देयर इज़ एन अर्जेंट नीड कि आप एंटी-फाइब्रोटिक को एक मेन स्टे ट्रीटमेंट में इंक्लूड करें, उसकी न केवल एक एंटी-फाइब्रोटिक एंटिटी को यूज़ करें बल्कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी को भी यूज़ करें ताकि हम पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस जैसी एक खतरनाक एंटिटी को टाल पाएं जो सेकेंड वेव में सच में एक थ्रेट की तरह उभर रही है। सो इन एंड आई वुड लाइक टू समराइज दिस थिंग कि पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस जो है वो एक सीरियस मैनिफेस्टेशन हो सकता है कोविड में, इसे नज़रअंदाज हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के बाद हम जान चुके हैं कि एक लंग फाइब्रोसिस को हम किस तरीके से पहचानें, उसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे, वो कौन से ऐसे पॉपुलेशंस हैं जिनको इसके लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा कि हाँ हमें फॉलोअप में रहना है, इसको हम कैसे इन्वेस्टिगेट करें, क्या क्या टेस्ट कराएं, एक 6 मिनट वॉक टेस्ट जिसके बारे में मैंने ब्रीफ में नोशन दिया था उसको हम कैसे घर पे चेक कर सकते हैं, इसके जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रिजल्ट्स को हम कैसे इंटरप्रेट करें, कैसे एक पर्मनली फॉलोअप में हम 6 वीक 12 वीक 4 वीक मैक्सिममली तो हमने देखा है 36 वीक भी पेशेंट्स को रहने पड़ता है। सो उसके फॉलोअप को हम कैसे टाइम करें, इसका मैनेजमेंट हम कैसे करें, और एंटी फाइब्रोटिक थेरेपी जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये गेम चेंजर कैसे हो सकता है।
न केवल पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस को इनहिबिट करने के लिए, बल्कि इसको भी इनहिबिट करने के लिए कि वो पेशेंट हमारा लंग फाइब्रोसिस में जाए ही ना. सो आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो नाउ एंड थैंक यू.